जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस तक में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल के अंदर आप त्रासदी देख रहे हैं, उत्तराखंड में भी आप देख रहे हैं किस प्रकार से जमकर बारिश हो रही है। कई जगह पे बादल फट रहे हैं। पहले होता था कि सालों साल बाद बादल फटते थे, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। क्या ये सब कुछ प्राकृतिक है या फिर इसके पीछे किसी का दिमाग है? क्या साइंस के जरिए भी बादल को एक जगह फटने पर मजबूर किया जा सकता है? यह सवाल बहुत अहम है दोस्तों, क्योंकि आपको याद होगा बीजिंग ओलंपिक, मुझे उस दौरान की घटना याद है जब चीन ने बीजिंग के ऊपर जो क्लाउड घूम रहे थे उन्हें सीज कर दिया था, उन्हें जमा दिया था। तो क्या हम उससे हिंदुस्तान के अंदर जो चीजें हो रही हैं उसको जोड़ सकते हैं? क्या क्लाउड बम भी कुछ होता है कि क्लाउड का बम के तौर पे इस्तेमाल किया जाए? वाटर बम के बारे में हम सुन चुके हैं, लेकिन क्या क्लाउड बम भी हो सकता है? इसको आज समझेंगे हम। जाने माने डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी पकड़ स्पेस के ऊपर, साइंस के जितने मामले हैं उनके ऊपर उनकी रहती है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव है, उनके पास हम चलेंगे, उनसे चीजों को और बेहतर तरीके से समझेंगे कि क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है। सर जय हिंद। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। जय हिंद। सर, दरअसल हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू के कुछ इलाकों में लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। हिमाचल में तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उत्तराखंड में भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। मुझे लगा कि डॉक्टर साहब के पास चलता हूं और समझता हूं कि इसके पीछे क्या कारण है डॉक्टर साहब, क्योंकि जो अभी हिमाचल में हो रहा है शायद 4-5 दशकों में ऐसा नहीं हुआ है। इतना ज्यादा नुकसान, इतनी ज्यादा बारिश, इतनी ज्यादा क्लाउड ब्रस्ट होना, क्या ये प्राकृतिक है या इसके पीछे कुछ और कारण हो सकते हैं डॉक्टर साहब? राजेश जी, अक्सर बादल फटना एक प्राकृतिक ही माना जाता था, लेकिन बड़े पैमाने पर लगातार एक ही समय में कई जगह पर बादल फटना ये अस्वाभाविक लगता है। और यही एक कारण है कि बादल, पहले तो हम समझे कि फटते क्यों में। जब अचानक जो है किसी इलाके में गर्मी बढ़ जाती है और उसके कारण जो पानी भरे बादल हैं वो ऊपर उठ जाते हैं और उस स्थान पर चले जाते हैं वहाँ सब जीरो टेम्परेचर होता है और वो उनका जो कंडेंसेशन है इतना अधिक हो जाता है कि वो पूरे के पूरे एक साथ टपक जाते हैं। तो इसको बादल फटना कहते हैं और तकनीकी भाषा में जब 200 मिलीमीटर पर आवर से ज्यादा बरसात अगर कहीं हो उसको तो बादल फटना बोलते हैं। लेकिन अभी जो हिमाचल में और दूसरे उत्तराखंड में, कश्मीर के कुछ इलाके में जो बादल फटने की घटना हो रही है, वहाँ 200 से भी ज्यादा मिलीमीटर पर आवर की रफ्तार से पानी गिर रहा है। और सामान्यतः जो प्राकृतिक रूप से बादल फटते हैं वो एक बड़े पैमाने पर फटते हैं और वहां से पानी इकट्ठा होकर नालों में बहता हुआ तबाही मचाता है। लेकिन पिछले 150 साल का रिकॉर्ड ये बताता है कि जितनी तबाही अभी हुई है, जितना बादल अभी फटे हैं, उतने इसके पहले कभी नहीं फटे थे। तो सोचने को मजबूर करता है कि इसका असली कारण क्या है। जब इसके तकनीकी पहलू की गहराई में गए तो कुछ ऐसे रिसर्च पेपर मिले जिनसे ये अनुमान लगता है कि कृत्रिम रूप से भी बादलों को फटाया जा सकता है और उनका जो है सामरिक उपयोग भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ठीक अगर है, बादल आपको हैं। चीज कही आपने कि फटाया जा सकता है, यानी कि कोई देश या कोई इंसान भी बादलों का इस्तेमाल एक वेपन के तौर पर कर सकता है। क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही, इस शब्द को कहा गया है क्लाउड बॉम्ब। यानी ओके। बादलों का उपयोग बम के रूप में किया जा सकता है। और इसके जो प्रैक्टिकल रिपोर्ट जो अभी आई हैं, जो डिफेंस के जर्नल्स हैं और दूसरे रिसर्च पेपर्स हैं, उससे ये पता लगता है कि अगर हम किसी भी तरकीब से यानी तोप के गोलों में भर के या और हवाई जहाज से या रॉकेट छोड़कर अगर बादलों के बीच में एक जैसे सिल्वर नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड का या और किसी पदार्थ का, रसायन का स्प्रे कर दें और उस पर माइक्रोवेव से बीम डालें, माइक्रोवेव बीम, तो उसमें कंपन होकर वहाँ बहुत तेजी के साथ वहाँ टेम्परेचर बढ़ता है, अचानक बढ़ता है,
पिन पॉइंटेडली पड़ता है और वो बादल ऊपर चले जाते हैं और सब जीरो पर पहुंचने के बाद एकदम कंडेंस हो जाते हैं और वो इलाका होता है मुश्किल से 10 किलोमीटर के एरिया में। और इस तरह से अगर जो कृत्रिम रूप से बादल फटते हैं और इसके लिए जो प्रमाण अभी तक मिले हैं, क्यों फटते हैं, कैसे फटते हैं, इसकी साइंस क्या है, तो समझ में ये आता है कि जब नेपाल में एक भूकंप आया था, महाविनाश जिसने किया था, उस समय अपर एटमॉस्फेयर में, इवन आयोनोस्फीयर में उसके धक्के पहुंचे थे, वहां परिवर्तन हुए थे। तो जी। अगर वायुमंडल में ऊपरी सतह पर कोई परिवर्तन कर दिए जाए, तो जिस तरह से धरती के कंपन, भूकंप के झटकों के कारण ऊपर वायुमंडल में कंपन होता है, अगर ऊपर कुछ ऐसा कर दिया जाए तो वहां पर नीचे भी गड़बड़ हो सकती है और इस तरह के डॉक्टर प्रयोग चल रहे हैं। साहब टोक रहा हूं आपको, माफी के साथ टोक रहा हूं। दरअसल मुझे बीजिंग ओलंपिक्स की याद आ रही है। उस जी, समय पे दुनिया हैरान रह गई थी जब चीन ने क्लाउड को जाम कर दिया था, सीज कर दिया था उनको, ताकि बारिश ना बरसे। तो क्या चीन तभी से इसके बारे में तैयारी कर रहा था? और जो कुछ हिमाचल में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं चीन के साथ सटा हुआ बॉर्डर भी है, उन इलाकों में ये घटनाएं हो रही हैं और चीन ऑलरेडी बीजिंग ओलंपिक के दौरान ऐसा कर चुका है। तो क्या उस एंगल से मैं चीजों को देख सकता हूं, क्योंकि हाँ, एक तो हमारे सामने है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप और ये उसकी एक भूमिका है कि जब हम बादलों को बरसने से रोक सकते हैं, तो बादलों को मजबूर करके अचानक एक जगह केंद्रित करके उनको गिराया जा सकता है, बचाया जा सकता है, प्रलय लाई जा सकती है, जल तांडव कराया जा सकता है। और यही एक कारण है कि इसका सामरिक सामरिक उपयोग करने के लिए, जैसे अब बॉर्डर का देखें हम, ईश्वर ना करे कभी युद्ध हो और अगर क्लाउड बर्स्ट का, क्लाउड बॉम्ब का उपयोग चाइना ने कर दिया, तो हमारी सीमा पर हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए हैं, पुल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, वहाँ आर्मी पहुंच ही नहीं पाएगी और नहीं पहुंच पाएगी तो युद्ध कैसे हो पाएगा। तो इस तरह से क्लाउड बॉम्ब्स का उपयोग अचानक बरसात लाकर, अचानक जल तांडव लाकर एक सामरिक उपयोग किया जा सकता है। इस संभावना पर निश्चित रूप से चीन काम कर रहा है और उसका प्रमाण आपने स्वयं बता दिया। तो मेरा तो अपना अनुमान ये है कि एक ही समय, एक ही स्थान पर 2-2 3-3 बार क्लाउड बर्स्ट होना, ये प्राकृतिक क्रिया नहीं है, नेचर के का काम नहीं है, ये कृत्रिम रूप से उनको वहां पर बरसाया गया। और यदि ये सत्य है, इस संभावना को हमको और गहराई से परखना चाहिए, क्योंकि अभी जितने रिसर्च पेपर देखने में आए हैं पिछले 150 साल के, उनमें ये क्लाउड बर्स्ट पूरी दुनिया में होता है, लेकिन इतने रैपिडली नहीं होता है, इतनी विभत्सता से नहीं होता है और इतना पिन पॉइंटेड केंद्रित नहीं होता है। अगर ये सही है तो ये बात भी सही है कि केदारनाथ की त्रासदी आई थी, तो प्रश्न चिन्ह ये भी लग जाता है, वो भी कहीं मैन मेड तो नहीं थी। लेकिन ये तो अपनी जगह बिल्कुल सही है कि हिमाचल में आज जो तबाही आ रही है, जम्मू कश्मीर में जो आ रही है, जो उत्तरांचल में आ रही है, ये मैन मेड भी हो सकती है, ऐसा मेरा अपना विचार है। डॉक्टर साहब मैं बस थोड़ा सा टाइम आपसे और लूंगा। जी। जैसे मैंने बीजिंग ओलंपिक की बात की, क्या वो एक शुरुआती चरण था चीन का, और चीन ने इसका डेमो जो है वो पाकिस्तान में दिखाया करके, जो पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आई, किस प्रकार से क्लाउड बर्स्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या मैं उसको भी लिंक कर सकता हूं? और अब जो भारत के अंदर छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, उनको भी एक कड़ी दर कड़ी जोड़ा जा सकता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं क्योंकि जो आर्टिफिशियल रेन्स की थ्योरी है, वो सीधी बताती है कि अगर किसी भी तरकीब से बादलों को ऊपर उठा दिया जाए और प्राकृतिक रूप से बादल जो चलते हैं, आपने सुना होगा, चेरापूंजी में किसी ज़माने में दुनिया से सबसे अधिक बरसात होती थी। तो एक सिद्धांत है जिसको कि हम कहते हैं गुरुत्वीय विकृति। तो गुरुत्वीय विकृति के कारण क्या होता है, इवन समुद्र का जो लेवल है पानी का, वो 40 मीटर नीचे तक चला जाता है। तो गुरुत्वीय विकृति धरती के भीतर जो गड़बड़ होती है, उसके कारण भी होती है और अक्सर बादलों के प्रभाव की दिशा उसके कारण भी बनती है, लेकिन वो प्राकृतिक है। इसलिए बादल फटना जो था प्राकृतिक घटना थी, पर आज की तारीख में जिस रफ्तार से हो रही है, जैसे पाकिस्तान में पिछली बार जो भयंकर बरसात हुई थी, आज तक इतिहास में नहीं हुई।
हिमाचल में इस समय जो कुछ हो रहा है, आज तक पुराना इतिहास देख लीजिए। हालाँकि ये कहना अपनी जगह सही है कि जो विकास हुआ है उसमें 45 डिग्री के स्लोप से ज़्यादा मकान नहीं बनाने चाहिए थे। ठीक है, वो जी, अपनी जगह है, लेकिन एक बार हो जाता, 2 बार हो जाता, लगातार और पास-पास जगहों पर क्लाउड बर्स्ट होना, इट इज़ इम्पॉसिबल, प्राकृतिक नहीं हो सकता, ये मेरा अपना विचार है। इसे कृत्रिम रूप से किया जा सकता है और उसके पर्याप्त प्रमाण जो है साइंटिफिक लिटरेचर में मौजूद हैं। राजेश जी, जी। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम बातों को इतनी अच्छे से समझाने के लिए। शुक्रिया सर, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।